फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह के पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का मॉक टेस्ट करेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन: बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। कारण: बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। सही विकल्प चुनें। एक, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। दो, ए सही है लेकिन आर गलत है। तीन, ए और आर दोनों गलत है। चार, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे एक, जेंडर भेदभाव को मजबूत करे। दो, जेंडर पहचान को सक्षम करे। तीन, जेंडर स्थिरता का निर्माण करे। चार, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन: सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं, जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। कारण: दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। सही विकल्प चुनें। एक, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए के आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। तीन, ए और आर दोनों गलत है। चार, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? एक, कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता। दो, कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां। तीन, विविधता का सामान्य चित्रण। चार, उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असामान्य मापदंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विविधता का सामान्य चित्रण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, डैश कहलाता है। एक, प्रारूप संदर्भित। दो, मानक संदर्भित। तीन, आत्म संदर्भित। चार, मापदंड संदर्भित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मानक संदर्भित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक, आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। दो, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। तीन, आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए। चार, आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो ये विकल्प किस में है? ऑप्शन नंबर 1 ही में, 1 और 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लेखित संज्ञाओं को पहचानें। दो, अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्दों की सूची बनाएं। तीन, अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। चार, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन: खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। कारण: शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा
रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। एक, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। 3, ए और आर दोनों गलत है। 4, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधताओं को बढ़ाने के लिए एक तरीका नहीं है? 1, विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। 2, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। 3, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। 4, पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है? 1, लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। 2, पठन वैकल्य संख्याओं और अंकगणितीय संक्रियाओं को सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। 3, गति समन्वय वैकल्य ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। 4, गुणज वैकल्य पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। 1, बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में। 2, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। 3, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में। 4, अजनबियों के साथ संवाद करने में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1, बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। 2, प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्यों के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। 3, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। 4, बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। 1, विद्यार्थियों के अधिसंज्ञान कौशल में बाधा डालता है। 2, अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। 3, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। 4, विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। 2, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। 3, प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। 4, घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में डैश समय लगता है और वे डैश अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। 1, लंबा कम। 2, कम कम। 3, कम और लंबी। 4, लंबा और कम लंबी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, लंबा और लंबी। सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन: शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वह वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। कारण: जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म-मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। एक, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। 3, ए और आर दोनों गलत है। 4, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में एक किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। 2, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। 3, शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। 4, शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। 1, अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। 2, विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना। 3, विद्यार्थियों से परिभाषा का ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। 4, विविध संदर्भों में उदाहरण की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। 1, मनोगत्यात्मकता। 2, सामाजिक रचनावाद। 3, मनोविश्लेषण। 4, व्यवहारवाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक रचनावाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन: समग्र भूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए कारण, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। 1, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। 3, ए और आर दोनों गलत है। 4, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनाने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। 1, पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बल प्रदान करके। 2, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवाकर। 3, सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर। 4, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशलों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। 1, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। 2, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। 3, दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। 4, बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में से किस पर बहस पर प्रकाश डाला गया है। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। 1, विकास का निरंतर विच्छिन्न दृष्टिकोण। 2, विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण। 3, योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण। 4, प्राकृतिक परिवेश का विकास पर प्रभाव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक परिवेश का विकास पर प्रभाव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत
यौन और वैश्विक पहचान की खोज है। 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 किशोरावस्था, 3 मध्य वयस्कता, 4 मध्य बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 किशोरावस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन: बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। कारण: समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। 1 ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 2 ए सही है लेकिन आर गलत है। 3 ए और आर दोनों गलत है। 4 ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूत्र संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? 1 संरक्षण, 2 वस्तु स्थायित्व, 3 प्रतीकात्मक खेल, 4 अमूर्त तर्क। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अमूर्त तर्क। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल है। 1 संस्कृति, 2 अनुभव, 3 क्रिया, 4 परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 संस्कृति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? 1 अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, उन्मुखीकरण, अधिक से अधिक, संख्याओं के लिए सबसे अच्छा। 2 कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना। 3 सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान। 4 दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यताएं समान हैं? 1 भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है। 2 सांस्कृतिक का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 3 बच्चों का विकास चरणों में होता है। 4 बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि 1 बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। 2 बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। 3 बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिससे वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। 4 बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार सिखाने की ज़रूरत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बच्चों में बहुत क्षमता होती हैं जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को 30 में से कितना नंबर आ रहा है। बाय।